अब तक कलीमुल हफीज ने जितनी बात कही है, अपने किताबचे में जो लिखी है, अपने आर्टिकल्स में जो मैंने अपने एहसासात और जज्बात दर्ज किए हैं या अपने इंटरव्यूज में बात की है, मैं लफ्ज ब लफ्ज उस पर कायम हूँ। और मुझे यही बात सबसे अच्छी लगी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की कि उन्होंने मेरी बात मानते हुए और ये कहा, मुझे ऑफर दिया कि देखिए आप जो बात कह रहे हैं बहुत बेहतर है, लेकिन ये मैं काम तभी कर पाऊंगा जब आप जैसे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी ताकत बनेंगे। तो अब आप बताइए मेरे पास क्या ऑप्शन था? क्या मैं इन एक्सपीरियंस लोगों के साथ चला जाऊं जो 6 महीने पहले मेंबर बने हैं, साल भर पहले, और उन्होंने कभी जिंदगी में कोई सोशल वर्क नहीं किया, कोई उनकी सोशल क्रेडेंशियल नहीं है, सिर्फ एक बिजनेस के 4-5-6 लोग मिलकर शोर मचा के वो समझ रहे हैं कि इंडिया इस्लामिक सेंटर जैसा जो इंटरनेशनल फेम के इदारे के वो डायरेक्ट सदर बन जाए। अभी वो एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं या बीओटी की बात करते हैं, समझ में आता है सिर्फ इस बिना पे कि उनके पास पैसे हैं, या वो लोग जो 19.5 साल तक सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साथ इसलिए रहे कि वो उनकी सरपरस्ती में वो जीत सकते थे, और अब इसलिए बगावत कर दी कि वो उनको एक मौका मिल गया, 75 साल के हो चुके हैं और फिर कोर्ट चले गए, कोर्ट से फिर ऑब्जर्वर लिया है, और फिर जो फजीयत और जो इंसल्ट हुई पूरे इदारे की, और उसके बाद भी लोग उनकी तरफ उम्मीद से देख रहे थे, लेकिन आज तक इतनी इंडिसाइसिवनेस है कि अपना लीडर तय नहीं कर पाए। तो बिना लीडरशिप के आखिर वो कैसे कुछ कर लेते? ये मेरे सामने था, इसलिए मैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साथ चला गया, और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को मैंने बाकायदा माइक पे खड़े होकर बात कही, और अब मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपने तमाम मुतालबात पे कायम हूं, और मुझे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने जो मुझसे वादा किया है कि वो उन तमाम पॉइंट्स पे काम करेंगे अगर उनको मौका मिलता है, इसलिए मैंने सिराज साहब को सपोर्ट किया है। यही मेरी असल वजह है, और मैं चूंकि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मेरी बात को आप एक्सेप्ट भी करते हैं, मुझे वोट भी देते हैं, वरना मुझे आप बताइए मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मुझे इतने ज्यादा वोट मिले जितने वोटों से आप नवाजते हैं। मैं हूं साहिल नकवी और आप देख रहे हैं INN चैनल। इस बार एक बहुत ही खास इशू आपके लिए लेकर आया हूं, और इशू जुड़ा है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से। जी हां, आप सब सुनना चाह रहे होंगे कि इस वक्त इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को लेकर जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उसमें क्या कुछ चल रहा है, और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की सियासत उस वक्त कैसे गर्मा गई कि जब कलीमुल हफीज, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने सिराजुद्दीन कुरैशी, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के, उनके हाथ मजबूत करने का कैसे सोचा। मेरे साथ आज खास बातचीत करने के लिए खुद कलीमुल हफीज साहब जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, समय आपने निकाला। सबसे पहले आपसे सीधा सवाल, उसके बाद आगे बातचीत तो बढ़ेगी, लेकिन पहले आप ये मुझे बता दीजिए कि अब तक जो हम आपकी किताबें पढ़ रहे हैं, जब हम आपके बयान सुन रहे हैं, आपके जो मकाले हैं, आपके जो आर्टिकल्स हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि आप एक तरफ भरपूर तरीके से मुखालफत करते चले आ रहे हैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की भी, लेकिन क्या हुआ अचानक कि आपने ये सोचा कि अब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के ही हाथ मजबूत किए जाएं? अचानक से ये ट्विस्ट क्यों? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पे बात करने के लिए, और यकीनन ये बात इम्पॉर्टेंट है। और जब ये मैंने फ़ैसला किया कि मैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को सपोर्ट दूं, उसके बाद पूरे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के जो मेंबरान इसकी सरगर्मियों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनमें एक हलचल पैदा हुई, और वो लाजमी थी। वो इसलिए क्योंकि मेरी किताब से लेके इंटरव्यूज़ या जितने भी आर्टिकल्स थे, तो उसमें मैंने इंडिया इस्लामिक सेंटर की जो कारकर्दगी है उसको लेकर सवाल या निशान लगाए थे, सवाल उठाए थे। लेकिन इस बात का मैंने हमेशा ख्याल रखा कि जो लोग काम कर रहे थे उनकी कोशिशों को भी सराहा था। ऐसा नहीं था कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने जो काम किया या जो उसकी इनकम्प्लीट बिल्डिंग को कंप्लीट किया, या मूसा रज़ा साहब ने जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की कोशिशों को सराहा, उसको भी मैंने अपनी किताब में छापा। लेकिन ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर कोई सियासत का अखाड़ा नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। ख़ास तौर से मौजूदा दौर में जब कौम इस ऐसी कर्ब से गुज़र रही है, इतनी तकलीफ़ से गुज़र रही है, उस दौर में तो इस इंस्टीट्यूशन की अहमियत और बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो उस वक्त में हम सब का फरीज़ा है, न सिर्फ वो जो लाइफ मेंबर है, उसके अलावा भी जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो जीहोश लोग हैं, जो कम्युनिटी के बारे में सोचते और समझते और लिखते और पढ़ते हैं, उन सब का फरीज़ा ये है कि अपने इंस्टीट्यूशन को बचाया जाए और अपने इंस्टीट्यूशन में बेहतरी लाई जाए। तो इसी तसलसल में जो मेरा आखिरी इंटरव्यू आया, जिसमें मैंने ये कहा कि अगर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बेहतर
बिजनेस भी करता तो वो उसके पास 300 करोड़ का सरमाया होना चाहिए था। और मैंने वो बाकायदा मुतालबात किए उस मैनेजमेंट कमेटी से जो उसको रन कर रही थी। उसके सिलसिले में सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की टीम ने मुझसे रब्ता किया और बड़ी सिंपल बात की उन्होंने कहा, देखिए आप हमेशा से 2-3 मरतबा से आप इलेक्शन लड़ते आए हैं, आपको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन आप बात उम्दा कहते हैं। चूँकि पिछली मरतबा भी आपने किताब लिखी और किताब लिखने के बाद आपने आर्टिकल लिखा और आर्टिकल के बाद सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने आपसे रब्ता किया और आप आए भी, आउट ऑफ ट्रस्टीज़ में आके अपना प्रेजेंटेशन भी दिया, लेकिन आपको असल वजह नहीं पता कि वो आखिर जो आपके प्रपोज़ल थे वो क्यों नहीं हुए। उन्होंने वजह बताई कि उस वक्त की जो BOTs थे उन्होंने उसको अपोज़ किया और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये काम हम किसी आउटसाइडर को नहीं दे सकते, ये कोई भी काम हम करेंगे तो हमें खुद ही करना होगा। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अगर आप अगर जीतते हैं और ख़ुद आके ये काम करते हैं तो आपको ज़्यादा आप कम्युनिटी की खिदमत और इदारे की खिदमत कर पाएंगे और जो आइडियाज़ हैं आपके आप उनको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। जितनी आप कमियां बता रहे हैं वो ज़रूर कमियां वहाँ रही होंगी, लेकिन वो आखिर कमियां तो वो वक्त गुजर गया, अब वो पुर कैसे होंगी। तो वो जब आप अगर हमारे साथ नहीं आएंगे या ऐसे ग्रुप के साथ नहीं आएंगे जो वहाँ पे इक़्तिदार में आए, तब तक आपके प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कैसे होंगे। तो जब ये सब बातें उन्होंने मुझसे कही, और ये भी बात सच है कि जब मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि बहुत हुआ तमाशा, अब काम की बात होनी चाहिए, उसके बाद भी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को मुझे फ़ोन आया था और मैं जब गया था तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं सोचता हूँ। फिर मैंने अपने जो मेरा कोर ग्रुप है उसकी मीटिंग बुलाई और फिर हमने फ़ैसला किया और हमने ये तज्जिया किया, ये डिस्कशन किया कि भाई आखिर ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। हमें मुखालफत बराए मुखालफत तो नहीं करनी, हमें किसी ऐसा तो है नहीं कि हमें सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की शक्ल पसंद नहीं है, हम पर्सनल दुश्मनी नहीं है। पर्सनल नहीं, बहुत अच्छे रिश्ते मेरे। हमने कहा हम सिर्फ इतना चाहते थे कि वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बेहतर कारकर्दगी करे। तब उसमें हमारे पास 3 ऑप्शन थे जी। एक ऑप्शन तो ये था कि मैं खुद प्रेसिडेंट लड़ूं। तो इलेक्शन चूँकि ये बहुत लंबा होता है और इसके मेंबरान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो इसके इलेक्शन को मैनेज करना और जीतना किसी एक शख्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक कि उसके पास पूरा ग्रुप ना हो। बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं जो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के मुखालफत कर रहे थे, जो 6 BOT जो कोर्ट गए थे, जिनकी वजह से वो सारा तजाद खड़ा हुआ, क्योंकि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जो कोर्ट जाने से पहले यही तो चाहते थे कि भी SGBM हो जाए और उसमें ये तय हो जाए कि 75 साल की उम्र घटेगी, 75 साल उम्र की जो कैद है वो हटेगी या नहीं हटेगी। उसके ख़िलाफ़ 6 BOTs कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने से पहले ये मसला अंदर खाने ही निमट सकता था, आप ये कह रहे हैं, यानी ख़त्म हो जाती बात पूरी? नहीं, कोर्ट जाने से पहले मसला वैसे ही निपटना था जैसे अब निपट रहा है। अच्छा। सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के जो हामी थे, जो ये चाहते थे कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को इलेक्शन लड़ने का एक और मौका मिले, तो वो 50 लोगों ने साइन करके उनको ये कहा था अच्छा कि आप स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुला लीजिए। इन जो 6 BOTs थे, इन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में ये बाकायदा मेजॉरिटी से फैसला पास किया कि अब इनको कोई इख्तियार नहीं है, ना SGBM बुलाई जाएगी और ना हम 75 साल की कैद हटाने देंगे। फिर उनके ही 6 BOTs ने ही अपने प्रॉक्सी को कोर्ट में भेज के उसके ख़िलाफ़ सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ ऑर्डर करा लिया। सिंगल बेंच का जो जजमेंट था वो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ आ गया और SGBM पे रोक लग गई, इस एजेंडे पे रोक लग गई कि 75 साल की उम्र बढ़ाने पे अब कोई गुफ्तगू नहीं होगी। फिर सिराजुद्दीन कुरैशी साहब उस जजमेंट के ख़िलाफ़ डबल बेंच में चले गए। डिविज़नल बेंच ने, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस उसको हेड कर रहे थे, उन्होंने फिर वही फैसला दे दिया कि जो जनरल बॉडी है, यानी कि जो जनरल मेंबरान है वही सुप्रीम है और आप क्यों आखिर डेमोक्रेसी में स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग को रोक रहे हैं। ठीक। अब वही SGBM होने जा रही है जो 30 तारीख को होनी है, 30 अप्रैल को, और फिर वही स्क्वायर वन पे आ गए। इस दौरान लाखों रुपया खर्च हो गया सेंटर का, 1 साल बर्बाद हो गया बिना कुछ काम किए हुए, और एक दूसरे के बारे में जो किरदार कुशी हुई है, एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात हुए हैं उसे छोड़ दीजिए, वो जो लॉस हुआ है वो तो मतलब इर्रेपरेबल लॉस है। बिल्कुल। तो एक वो ग्रुप था मेरे सामने कि मैं या तो उनको सपोर्ट करूं, ज्वाइन करूं, और उनसे मेरी बात भी हुई थी, वो उनसे मेरी 1-2 मीटिंग भी हुई, लेकिन उन लोगों में इतनी इंडिसाइसिवनेस कि वो अपने ही लीडर नहीं तय कर पाए
कि उनको लीड कौन करेगा। एक तीसरे एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसे साहब हैं जो अभी शायद कोई साल या 6 महीने पहले मेंबर बने हैं, जिनको इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। वो भी मेरे पास जब मिलने आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि भाई अभी आप तो कुछ जानते भी नहीं है इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के बारे में, कम से कम मेरी किताब पढ़ लीजिए तो आपको कम से कम बोलने में आसानी हो जाएगी। तो एक ऑप्शन ये था कि मैं उनको सपोर्ट करूँ, चूँकि उनके साथ ही सेम बिजनेस फ्रेटर्निटी के कुछ हैं साथी, वो उनको कह रहे हैं कि साहब आप प्रेसिडेंट बन जाइए। उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेंबर भी नहीं है। तो एक ऑप्शन मेरे पास वो था। तो जाहिर है कि मैं इतने इनकॉम्पिटेंट या इतने एक्सपीरियंस आदमी को मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। इससे भी आगे की बात ये है कि उन 6 BOTs में आपस में इतना इंतशार है कि इनडिसाइसिवनेस है, तो मैं वहाँ भी नहीं जा सकता था। तो मेरे पास हमने जो गौर खोज किया तो मुझे यही समझ में आया कि इन तीनों ऑप्शन में सिराजुद्दीन कुरैशी साहब अभी भी बेहतर ऑप्शन है। बेहतर को चुना है आपने? मैंने बेहतर को चुना और ये सोच कर चुना कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने बड़ी ईमानदारी से बात कही कि देखिए मैं आपकी प्रपोज़ल पे या और मेरे दिमाग में जो प्रपोज़ल थे उन पे मैं काम नहीं कर पाया। पिछले 5 साल से मुझे मेरी टीम ने काम नहीं करने दिया। और ये बज़ाहिर भी है बात, चूँकि पहले वो सेक्रेटरी की झगड़ा शुरू हुआ, फिर कोरोना आ गया, फिर और इस तरह के झगड़े शुरू हो गए, और जिस तरह का ये जो कोर्टबाजी शुरू हुई, इससे अंदाज़ा लगा कि ये शायद इनमें आपस में अच्छा खासा इंतजार रहा होगा। तो 5 बरस ये बर्बाद हो गए, जैसे 1 बरस अब बर्बाद हो गया। तो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से लंबी 2 मरतबा मेरी बात हुई और उस गुफ्तगू में ये हुआ, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि कलीम तुम यंग हो अभी, और अभी आके तुम काम भी कर सकते हो, और मेरा तो मैं अब एक पूरी पारी खेल चुका हूँ। अगर अच्छे लोगों के हाथ में आता है ये सेंटर, तो ये सेंटर वो तमाम ख्वाब को पूरा कर सकता है जिसके लिए ये बना है। दूसरी बात एक और भी मुझे लगी कि चूँकि सिराज साहब जिस टीम को 20 साल से जिताते चले आ रहे थे, वो टीम तो बाकी हो गई। तो अब जाहिर बात है कि उनकी टीम में फ्रेश ब्लड या फ्रेश एनर्जी आएगी। अब फ्रेश लोगों में मुझे उम्मीद है कि अच्छे लोग आएंगे। तो मैंने इसलिए भी ये फैसला किया कि सिराजुद्दीन कुरैशी और उनकी टीम इन 2 ग्रुप से ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, वोटर की तादाद भी उन्हीं के पास ज़्यादा है। तो मैं चाहे कितनी भी अच्छी बात कहूँ या कोई भी कितनी अच्छी बात कहे, लेकिन अगर मुअज़्ज़िज़ मेंबरान किसी को जिता रहे हैं तो हम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान के विजडम पे तो सवाल नहीं उठा सकते। कलीम साहब, जिस तरह की शख्सियत आपकी है और जो तमाम अहम पद आपसे होकर गुजरे हैं, आप बिजनेसमैन भी हैं, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, किस तरह की भूमिका इस्लामिक कल्चर सेंटर में कलीमुल हफीज़ की होने वाली है, एक ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, मेरा मानना ये है कि हम सब को, ख़ास तौर से वो हजरात जिनको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी, रिसोर्सेज दिए या मौक़े दिए, उन सब को अपने पर्सनल डिफरेंसेस भुलाकर अपने इदारों में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लग जाना चाहिए। क्योंकि फंक्शनल डेमोक्रेसी में कम्युनिटीज़ के इशू जब इदारों के थ्रू सॉल्व होते हैं तो वो देरपा होते हैं। उनका जो हल होता है वो प्रॉपर हल होता है। कोई डेमोक्रेसी में वाहिद इंसान या एक सिंगल जो इंसान होता है उसकी लिमिटेड वैल्यू होती है, लेकिन इदारों की वैल्यू जो होती है वो इंस्टीट्यूशनल वैल्यू कहलाती है। वो पूरी पॉलिसी पर असरअंदाज होते हैं, वो पूरी कम्युनिटी का हल पेश कर सकते हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर भले से वो उसके जो अगराज़ व मकासद हैं वो डिफ़ाइन है 4 पॉइंट में या 6 पॉइंट में, लेकिन उसके अलावा भी उसका जो मैंडेट है वो बहुत बड़ा है। क्योंकि उसकी जो मेंबरशिप है वो न सिर्फ हिंदुस्तान के तमाम शहरों से लेकर दुनिया के तमाम ममालिक में है, और वहाँ पे भी वो असरअंदाज है। तो अगर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर से कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें मैंने अपनी किताब में भी जिक्र किया या मैंने वहाँ बोर्ड में प्रेजेंटेशन भी दिया, एक कम से कम एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग बनाई जाए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में भी जो मेजर 10 पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पे एजुकेशन है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, सैनिटेशन है, ये ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको हुकूमत भी चाहती है कि इन पे कोई काम करे, और हम भी इस पे काम करें और इसको रिसर्च करके अगर हुकूमत को बराबर कराएं, हुकूमत के साथ हम एक ऐसे रिश्ते बनाएं कि जिसमें हम अपनी कम्युनिटी की जो तकालीफ हैं या जो कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं उन तक पहुंचा दें और हुकूमत उनको हल कर दे, तो आप ये समझ लीजिए कि इस इदारे ने अपना खातिर खा काम किया।
अभी क्या हो रहा है, अभी उन लोगों ने काम किया है, जाहिर बात है जिसकी जितनी जो अप्रोच होती है उस हिसाब से वो काम करता है। तो पहले जो काम हुए वो खातिर खा ऐसे काम नहीं हुए जिनको मैं नुमाया कह सकूं। अब मुझे उम्मीद ये है कि जितने भी काम हुए, जिन लोगों ने भी उसकी खिदमत हैं, उन सबको हमें सताइश करनी चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और आगे के लिए हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरा एक और बात है कि मेरी किताब और मेरे बयानात और मेरे इंटरव्यू का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ, जो मैं चाहता था, जो मेरा असल मकसद था, वो ये कि ये बात आवाम, ख़ासतौर से जो मौजूद मेंबरान हैं, उनके बीच में जानी चाहिए, उनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए कि आखिर ये इदारा और क्या क्या कर सकता है। जो हमारे यहाँ कल्चर है कि या तो हम अंधभक्त हो जाएंगे या फिर दस्ते गिरेबा हो जाएंगे, ये दोनों बात ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ तबादले ख्याल, डिस्कशन, डेलिब्रेशन, हम में आपस में एक इज़्ज़त के दायरे में प्रोफेशनल अंदाज में, नहीं, हमारे यहाँ पे मज़ाकरात होने चाहिए, हम डिस्कशन करें, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, हम बात कहें। मैंने अगर 300 करोड़ की बात कही थी तो उसके साथ ये भी कहा था कि देखिए ये मेरा एक सिर्फ आइडिया है। मैंने ये कहा था कि 300 से 150 करोड़ भी हो सकता है, 50 करोड़ भी हो सकता है, इस पर बहस हो सकती है। और वो उसका मकसद यही था कि बहस हो जाएगी तो जो आने वाली टीम है, चाहे उसमें सिराजुद्दीन कुरैशी साहब आए या कोई दूसरा आए, उस पर कम से कम दबाव रहेगा, वो इसको मानने पे मजबूर होगा। अगर वो नहीं मानेगा तो बताएगा कि हम क्यों नहीं माने। जैसे कि अगर मैं इंटरव्यू नहीं दिया होता तो सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की टीम ने मुझसे नहीं अप्रोच किया होता, उन्होंने मुझसे अप्रोच किया बाकायदा। मैंने उस पर फिर उनको कहा कि देखिए मैं जितनी बात कह रहा हूँ उस पर मैं कायम हूँ और मैं आपके चैनल के थ्रू से ये बात कहना भी चाहता हूँ अपने मौजूद मेंबरान से। अब तक कलीमुल हफीज़ ने जितनी बात कही है, अपने किताबचे में जो लिखी है, अपने आर्टिकल्स में जो मैंने अपने एहसासात और जज्बात दर्ज किए हैं या अपने इंटरव्यूज़ में बात की है, मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ उस पर कायम हूँ। और मुझे यही बात सबसे अच्छी लगी सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की कि उन्होंने मेरी बात मानते हुए और ये कहा, मुझे ऑफर दिया कि देखिए आप जो बात कह रहे हैं बहुत बेहतर है, लेकिन ये मैं काम तभी कर पाऊंगा जब आप जैसे लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी ताकत बनेंगे। तो अब आप बताइए मेरे पास क्या ऑप्शन था? क्या मैं इन एक्सपीरियंस लोगों के साथ चला जाऊं जो 6 महीने पहले मेंबर बने हैं, साल भर पहले, और उन्होंने कभी जिंदगी में कोई सोशल वर्क नहीं किया, कोई उनकी सोशल क्रेडेंशियल नहीं है, सिर्फ एक बिजनेस के 4-5-6 लोग मिलकर शोर मचा के वो समझ रहे हैं कि इंडिया इस्लामिक सेंटर जैसा जो इंटरनेशनल फेम के इदारे के वो डायरेक्ट सदर बन जाए। अभी वो एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं या बीओटी की बात करते हैं, समझ में आता है सिर्फ इस बिना पे कि उनके पास पैसे हैं, या वो लोग जो 19.5 साल तक सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साथ इसलिए रहे कि वो उनकी सरपरस्ती में वो जीत सकते थे, और अब इसलिए बगावत कर दी कि वो उनको एक मौका मिल गया, 75 साल के हो चुके हैं और फिर कोर्ट चले गए, कोर्ट से फिर ऑब्जर्वर लिया है, और फिर जो फजीयत और जो इंसल्ट हुई पूरे इदारे की, और उसके बाद भी लोग उनकी तरफ उम्मीद से देख रहे थे, लेकिन आज तक इतनी इंडिसाइसिवनेस है कि अपना लीडर तय नहीं कर पाए। तो बिना लीडरशिप के आखिर वो कैसे कुछ कर लेते? ये मेरे सामने था, इसलिए मैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के साथ चला गया और सिराजुद्दीन कुरैशी साहब को मैंने बाकायदा माइक पे खड़े होकर बात कही। और अब मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अपने तमाम मुतालबात पे कायम हूं और मुझे सिराजुद्दीन कुरैशी साहब ने जो मुझसे वादा किया है कि वो उन तमाम पॉइंट्स पे काम करेंगे अगर उनको मौका मिलता है, इसलिए मैंने सिराज साहब को सपोर्ट किया है। यही मेरी असल वजह है। और मैं, चूंकि आप लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, मेरी बात को आप एक्सेप्ट भी करते हैं, मुझे वोट भी देते हैं, वरना मुझे आप बताइए मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मुझे इतने ज्यादा वोट मिले जितने वोटों से आप नवाजते हैं, कि न किसी हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कलीमुल हफीज़ साहब इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने इस्लामिक सेंटर के इस पूरे मामले पर विस्तार से बात रखी है और सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई हैं। अब आगे देखना ये है कि आखिर इस्लामिक कल्चर सेंटर की ये पूरी सियासत और ये जो पूरा माहौल बना हुआ है ये किस तरफ जाता है और क्या कुछ आगे होने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस पर लगातार आपको खबरें देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आखिर क्या हो रहा है इस्लामिक कल्चर सेंटर में।